कम ही बच्चे होते हैं जो घर से ही बोल के निकले कि मैं राइटर बनने जा रहा हूँ। तब क्योंकि सास भी कभी बहू आया ही था, उसको आए हुए शायद 2 महीने हुए होंगे और कहानी घर घर की शुरू हुआ ही था। एकता कपूर के लिए लोग ऐसा कहते हैं बाहर में कि वो मतलब अपने मन के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें करती हैं। अगर मैं ऐसे 3 चीज़ें पूछूं कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने एकता कपूर से सीखी? तो ये बड़ा मज़ेदार किस्सा था कि मुझे बंगले पे बुलाया गया एकता जी के। अच्छा, ओके। तब उनके बेसमेंट में भी उनका ऑफिस हुआ करता था। ओके। ये वाली बिल्डिंग भी बन गई थी पर ऑफिस वहाँ भी था। ओके। मैं तो सर देखो राइटिंग करने आया था। ओके। मैं कुछ सुनना नहीं, मैं जीतू जी को देखना था। जब आपका एज अ राइटर सिलेक्शन हुआ था तो एक सीन आपसे लिखाया गया, राइट। अब प्रोसेस कैसा है? क्रिएटिव फील्ड में आप किसी को कुछ अंदर फूस तो नहीं सकते। आप लाख ट्रेनिंग ले लो, अगर आपके अंदर बीज नहीं है तो पेड़ तो नहीं बनते। टीआरपी का गेम सबको पता है, टीआरपी का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। आपको परेशानी होती है कि यार ये इतना अच्छा है, क्यों इसको मेरे को ये बिल्कुल दूसरों को जैसे कर देना पड़ रहा है। हेलो धीरज सर, हेलो हेलो माइक स्टोरी में स्वागत है आपका। क्या बात है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आप एक्टर बनने आए थे और राइटर कैसे बने? यार मैं मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो घर से ही बोल के निकले कि मैं राइटर बनने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोग एक्टर बनने ही निकलते हैं। और एक्टर बनने में मतलब ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे ही आ गया था। मैं बेसिकली थिएटर बहुत किया है मैंने। अच्छा। राजस्थान, जयपुर में। ओके। बहुत सारे प्लेस में एक्ट किया है, बहुत काम किया है, तो मैं एक्टर बनने आया था। ओके। बट जब आया था तो तब ज़माना अलग था। तब ना ये इतनी गूगल थे, ना इतना इंटरनेट था, टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, तो आपको कुछ पता नहीं था और कोई गॉडफादर नहीं था। तो बिल्कुल ज़ीरो आए थे हम। तो 3, 4, 5 साल स्ट्रगल करते रहे, काम मिला भी छोटा बड़ा ये वो, बट कहीं पहुंच नहीं रही थी गाड़ी। ओके। उस टाइम बहुत यंग भी थे, मतलब मैं 19-20 साल का था जब बॉम्बे आ गया था। पर मेरे अंदर लिखने का भी एक मतलब शौक कहो या हुनर कहो, मैं थिएटर में प्लेस वगैरह लिखा करता था। अच्छा। तो फिर किसी ने बोला यार कोई लिखना चाहोगे तो मैंने लिख लेंगे। वो ट्राई किया और वो अच्छा ठीक लगा, कर तो लिया। फिर वो पसंद भी आया लोगों को, पैसे भी आए ओके। और लगा कि यार ये काम तो ठीक है, तो धीरे धीरे वो शुरू हो गया था। तो अगर मैं एक ब्रीफ जर्नी आपकी जानना चाहूँ तो मतलब कहाँ से शुरू हुई और कैसे जो है वो आपकी एंट्री हुई राइटिंग में? यार मैं बॉम्बे में 96 से आया हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो गए होंगे। और 4-5 साल मैंने एक्टिंग की स्ट्रगल की। दोस्त मेरे कुछ आ रहे थे, वो मुझे ले आए। मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक भी नहीं था बॉम्बे जाने का। थिएटर के कुछ 1-2 दोस्त आए तो उन्होंने कहा तू भी आके ट्राई कर। तो दोस्तों वाला मैं रहा हूँ हमेशा से। दोस्तों ने कॉमर्स ली तो मैंने भी कॉमर्स ली, दोस्तों ने अच्छा। क्रिकेट खेला तो मैंने भी खेला, ओके। दोस्तों ने बोला बॉम्बे तो मैं भी बॉम्बे आ गया। ओके। तो हुआ ये कि मैं 1 साल के लिए आया था, पर मैं रह गया और वो बाकी सारे वापस चले गए। अब ये डेस्टिनी है। और बस एक्टिंग ट्राई करता रहा। फिर राइटिंग का मेरा बालाजी में पहली बार हुआ। किसी एक फ्रेंड ने बोला कि यार बालाजी वाले, तब क्योंकि सास भी कभी बहू आया ही था, उसको आए हुए शायद 2 महीने हुए होंगे और कहानी घर घर की शुरू हुआ ही था। अच्छा। सो दे वर लुकिंग फॉर द राइटर्स फॉर कहानी घर घर की। सो वन ऑफ फ्रेंड टोल्ड मी कि यार तू ट्राई करा। मैंने कहा मैं कहाँ भाई, मैं एक तो कॉमेडी वाला आदमी हूँ, एक्टर आदमी हूँ, मैं कहाँ सास बहू की सीरियल, और वो भी वैसे वाले मतलब पूरा इमोशन, और वो मैंने अपने बस करने से बोला ट्राई तो कर वरना वापस जाने की नौबत आ गई है। तो मैं पहली बार अच्छा गया और कुछ मैंने लिखने का ट्राई। वो भी एक अच्छा किस्सा है कि मैं पहली बार बताना चाहूँगा कि ये बड़ा मज़ेदार किस्सा था कि मुझे बंगले पे बुलाया गया एकता जी के। अच्छा। ओके। तब उनके बेसमेंट में भी उनका ऑफिस हुआ करता था। ओके। ये वाली बिल्डिंग भी बन गई थी पर ऑफिस वहाँ भी था। ओके। तो वहाँ पे मैं बेसमेंट में जाके बैठ गया और जो राइटर थी उन्होंने, अंजना सूद एक राइटर है, अंजना जी, उन्होंने मुझे बुलाया था मिलने। तो मैं बेसमेंट में बैठा था, तो इतने में ना वहाँ ऊपर गाड़ी लगी मर्सिडीज। तो मुझे आवाज़ आई कि गाड़ी लगी है। तो आई थॉट यार जीतू जी होंगे तो राइटिंग तो हो जाएगी, चलो जीतू जी को देख तो लेंगे, मतलब यहाँ तक आए हैं। तो मैं बेसमेंट में से धीरे से निकला कि मतलब इतने बड़े स्टार हैं जिनको हमने बचपन से देखा, उनको लाइव देख पाएंगे यार। सही बात है। तो मैं बाहर निकल के बेसमेंट से झांकने लगा कि अभी जीतू जी बैठेंगे। तो हुआ कि जीतू जी नहीं थे, शोभा जी थी। ओके। और शोभा जी अपने किसी स्टाफ से कुछ बात कर रही थी, थोड़ा गुस्से में थी। तो स्टाफ को कुछ बोल रही थी, डांट रही थी, जो भी था। तो उनकी नज़र पड़ी कि मैं झांक रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कौन है वहाँ, तो उन्होंने बोला कौन है वहाँ। तो मैं एकदम डर के नीचे भागा। मैंने कहा बहुत से तो गुस्से में है। तो मैं नीचे गया तो थोड़ी देर में कोई आया कि कौन था वहाँ जो सुन रहा था। मैंने यार मैं था। बोले ऐसे आप ऊपर आए
और मैम पूछ रही थी कौन था, मैंने यार मैं तो सर देखो राइटिंग करने आया था, ओके मैं कुछ सुनना नहीं, मैं जीतू जी को देखना था। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन ओके विद बालाजी ओके एंड विद शोभा मैम। और अब कितने साल हो गए बालाजी टेलीविजन? नाउ आई एम एसोसिएटेड विद बालाजी सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 24 इयर्स। वाओ, और अब कैसा लगता है बिकॉज़ आपकी मतलब देन फिर मैं एकता जी से मिला, उसके बाद फिर मेरा उन्होंने मुझसे कुछ लिखवाया, कहानी घर घर का सीन लिखवाया, वो पसंद आया ओके और पहली बार में कुछ एक कनेक्शन था, उनको पसंद आया। अच्छा और पता नहीं कुछ एक होता है ना, कुछ नहीं तो पहली बार में क्या लिखा था आपने कहानी? यार मुझे देखो, मैं ना शुरू से कॉमेडी ज़्यादा करता रहा, मैंने Okay. प्लेस वगैरह भी कॉमेडी की, तो मुझसे उन्होंने एक वेंडी मासी कैरेक्टर होता था कहानी घर घर की में, वेंडी मासी और दादी का कॉमेडी ट्रैक होता था। ओके तो अंजना जी ने मुझे बोला कि एक कॉमेडी सीन लिखो, तो कॉमेडी मेरे लिए थोड़ा सा इजी था। ईजी रहा, तो मैंने 10 मिनट में लिख दिया। हम्म, तो अंजना जी को अच्छा लगा, फिर एकता जी से मिलवा दिया, उनको भी अच्छा लगा, तो शी सेड तुम लिखो। ओके तो मेरे लिए वो उनसे मिलना पहली बार, और एक बड़ा और कमाल की बात है कि एकता कपूर ऐसे सुना था, बट शी वाज सो यंग, जो एज ग्रुप में मैं था उसी में वो उसी थी, एज में और मिलके लगा यार इतनी इंटेलिजेंट, इतनी समझदार, और ऐसा लगता था कि भाई ये तो बड़े घर के हैं, हाँ। स्टार की बेटी हैं, तो इन्हें हम मिडिल क्लास की क्या इमोशन पता होंगे और कैसे क्या, बट पता लगा हमसे ज़्यादा उनको मतलब पकड़ है, समझ है, सेंसिटिविटी है, सो दैट कनेक्शन वाज वेरी गुड। जो कि एकता कपूर के लिए लोग ऐसा कहते हैं बाहर में कि वो मतलब अपने मन के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें करती हैं, और एक वैसा बना हुआ है लोगों का यार देखो, perspective। बाहर मतलब मैं तो बहुत अंदर रहा हूँ, हाँ। बहुत साल, मैंने बहुत हाँ। दिन रात 24 घंटे बालाजी में हाँ, काम किया। हाँ। मैंने एकता कपूर जैसा कोई पैशनेट इंसान नहीं देखा अपने काम को लेकर। ओके मतलब जितना पैशन और जितना अच्छे से काम करना, दिन रात काम करना, पकड़ होना काम की, मतलब बहुत लोग हैं, मतलब मैं जिनके टच में रहा, तो मतलब शी इज़ आउटस्टैंडिंग। तो अगर मैं ऐसी 3 चीज़ें पूछूं कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपने एकता कपूर से सीखी अपने 25 साल की जर्नी में, तो वो क्या होंगी? यार एक तो काम को पूरी शिद्दत से करना, ओके मतलब फिर ना दिन देखना ना रात देखना, ओके और दूसरा एक ऑडियंस की नब्ज पकड़ना, कि एक हो सकता है आप एक किस तरह के किरदार हो, मतलब आज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, एकता कपूर एक स्टार फैमिली को बिलोंग करती है, बट आपको वो चीज़ बनाना जो सबको छू के जाए, वो सीखना कि बेशक आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, बट आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, महसूस किया है, तो वो एक चीज़ मैंने उनसे सीखी, मतलब ये सीखा। और एक दूसरा सीखा कि एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा, हमारा मुंबई शहर में जनरली क्या है, काम का शहर है, जब तक काम आप कर पा रहे हैं तब तक रिश्ते हैं, जिस दिन आप काम नहीं कर पाए कोई पूछेगा भी नहीं। उनका एक रिलेशन है कि जो लोग के साथ वो जुड़ी हैं, जिन्होंने काम किया है, एक पर्सनल रिलेशन सा है कि आज मैं 25 साल भी अपने आप को बालाजी बॉय कह सकता हूँ, मेरे लिए वो घर जैसा है। तो वो जो एक होता है ना कि रिश्ता, इट्स नॉट ओनली एक बॉस है, काम करवा रहा है, काम कर रहे हैं, नौकरी है, पैसा मिलेगा, इट्स नॉट ऑलवेज दैट। वो काम मेरा काम है, वो शो मेरा शो है, बिकॉज मुझे वो अथॉरिटी दी गई है, वो रिस्पेक्ट दी गई है, और वो अपनापन दिया गया है। तो वो मैंने सीखा कि एक पर्सनल रिलेशन जो है ना, जो काम से परे होता है। और अब तक आपने कितने शोज लिख लिए होंगे सर, लगभग? यार मैं लगभग, मेरे को लगता है शायद हो ही गए होंगे 100 के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं। कहानी घर घर की से जब स्टार्ट हुई थी, ओके, उसके तो बाद 25 साल तो हो ही गए, तो मतलब बालाजी के मैंने बहुत शोज़ लिखे। कुछ टाइम क्योंकि सास बहू भी लिखा, फिर कहीं तो होगा, कुसुम, कुटुम, जोधा अकबर, फिर रिसेंटली कुमकुम भाग्य, ये है चाहते हैं, और कुछ इस तरह ऐसे बहुत सारे होंगे याद भी मतलब हाँ, मतलब एक्चुअली थोड़ी सी मेरी तो सर एक ना मुझे ये जानना था कि कोई भी कहानी या कहीं स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स वो कब पक जाता है, वो कैसे पता चलता है? लाइक चूंकि इतने साल में एक वो चीज़ तो यार वो ना कुछ पहले एक बीज होता है, आपको लगता है यार इस मुद्दे में बात है, ये रिलेटेबल है, ये कहीं छुएगा। हाँ कि जैसे मैंने एक शो बनाया था, मैं मायके चली जाऊंगी, फॉर सोनी टीवी। तो मेरे अपने ही इर्द गिर्द एक कहानी थी कि एक घर में 3 बहनें हैं, उनमें से 2 का डिवोर्स हो गया है, और जो मदर है थोड़ी सी वो डोमिनेटिंग है। तो वो कहीं ना कहीं मदर का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है
कि कहीं ना कहीं बेटियां बहुत ज़्यादा मदर के औ में है, तो अपना ससुराल नहीं संभाल पाती हैं, बिकॉज मदर हर बात में पूरा दिन की रिपोर्टिंग चलती है, जो आजकल बहुत कॉमन है। तो मुझे लगा ये बीज बहुत अच्छा है, ये आजकल है। आजकल वो नहीं रहा कि आपने विदा किया और बोला बेटा वही तेरा घर है। आजकल इधर जो आजकल मायके वालों का भी पूरा रहता है, तो वो लिमिट क्या होगी, कहाँ तक आप बेटी को बोलोगे कि बेटा अब तेरा घर वो है, अच्छे से संभाला, और कहाँ आप बोलोगे कि अगर इतना भी कुछ हो तो वापस आ जाना, वापस आ। तो वो एक थ्रेड था जिसमें मुझे लगा कि बन सकता है। तो मैंने उस फिर शुरू सोचा कौन से किरदार होंगे, कौन से हस्बैंड होंगे, माँ कैसे होगी, फिर ये कहानी शुरू कहाँ से होगी कि मान लो 2 बेटियों का तो डिवोर्स हो चुका है, अब तीसरी को शादी करनी है, वो बहनों का ज़िंदगी देख के सोचती है नहीं करूँगी, बट प्यार हो जाता है, तो लगता है ये अलग एक और प्लॉट है, फिर हो जाए। वो फीलिंग जो होती है ना कि जैसे कोई अगर कहानी के ऊपर काम कर रहा है, कोई नया राइटर है जो पका रहा, तो वो एक मेजर करना नहीं आता है कि ये पूरी तरह तैयार हो गया है, तो वो उसका कोई यार देखो कहानियां, देखो टेलीविजन में तो क्या है, आप पूरी तैयार कभी कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज टेलीविजन का तो पहला सिरा है, दूसरा है ही नहीं। हाँ। आप ये सोच के शो बनाते ही नहीं हो कि ये शो 100 एपिसोड है कि 200 है कि 500 है कि 5000 है। ओके। तो आप एक कहानी का गाढ़ा लेके चलते हो कि ये मुझे यहाँ तक तो दिख रहा है, अब ये बनते बनते पकते पकते क्या पकेगा मुझे नहीं पता। ओके। मुझे दिख गया कि घर में 3 जैसे कहानी करते थे, हमने शुरू किया था, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत 1000 एपिसोड की कहानी थी हमारे पास। एक रामायण का बैकग्राउंड था, 4 भाई हैं जिसमें से 2 सौतेले हैं, 2 सगे हैं, अच्छी फैमिली है, किसी एक पॉइंट पे माँ जो है वो केकई टाइप हो जाएंगी, जिनको लगेगा मेरे सगे बेटे, तो रामायण का प्रीमाइस था। एक पार्वती भाभी है, फिर एक दूसरी पल्लवी है जो आएंगी, पकते पकते आपको दिखता है कि कुछ धुंधली है, आज एक ब्रश लगा तो अच्छा हो गया है, इस ब्रश का 2 पॉइंट वहां गए तो वो भी अच्छा हो गया। पूरे आई थिंक लोग जुड़ते जाते हैं तो और फिर बनता है, ऐसे एक दिन में वो नहीं होता कि मतलब आपको दिख जाता है प्रीमाइस की बॉस ये कहानी तो है मेरे पास, बाकी बनते। आपने कहा कि जब आपका एज अ राइटर सिलेक्शन हुआ था तो एक सीन आपसे लिखाया गया, राइट। अब प्रोसेस कैसा है राइटर्स को लेने का, या अब अगर किसी को राइटिंग में आना है, स्पेशली टेलीविजन राइटिंग में, तो क्या प्रोसेस है? अगर यार प्रोसेस तो मुझे अभी भी नहीं पता क्या प्रोसेस है। मतलब अच्छी बात यह है कि आजकल लोग राइटर बनना चाहते हैं। मतलब मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, राइटिंग मतलब बहुत ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत, अगर मुंबई की ट्रेन में 100 लोग रोज उतरते थे बाहर शहरों से, तो उसमें से 90 एक्टर बनने आए होते थे। राइटर बनने तो कोई घर से मम्मी के पैर छूकर राइटर बनने तो बहुत कम लोग निकलते थे। अब लेकिन निकलते हैं लोग। अब लेकिन राइटिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, काफ़ी सिक्योर प्रोफेशन है, बहुत क्रिएटिव प्रोफेशन है और बहुत वास्ट है, मतलब बहुत सारे इसमें काम है, बहुत काम है और राइटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो राइटिंग का जिन लोगों को अभी करना है, फिर भी लोगों को शिकायत होती है बहुत सारे राइटर्स को कि उनको काम नहीं जो है वो मिल रहा होता है। यार देखो काम का तो क्या होता है, देखो हर आदमी का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। जब मैंने बालाजी ज्वाइन किया तो उससे पहले भी सीरियल तो बन रहे थे। अब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे ना होने से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कैसे जगह बनती है, कब वो जगह, आप वो ट्रेन में जैसे नहीं होता कि आप घुस तो गए हैं, लेकिन अब आपको पता है कि पहले आप लटक के खड़े हैं, फिर आपको लगता है थोड़ा सा अंदर खड़ा हो जाऊं, थोड़ा सा भीड़ से बचूंगा, फिर आपको लगता है वो चौथे वाली सीट मिल जाए तो थोड़ा सा बैठ जाओ, तीसरे फिर होता है विंडो वाली। तो प्रोसेस यही है कि आप एक बार चढ़ो तो ट्रेन में जगह बनती जाएगी। तो अगर अभी भी किसी को जैसे अगर स्पेशली टीवी राइटिंग में आना हो तो वैसी कोई एक प्रोसेस नहीं है, मुंबई आओ आप, या देखो बॉम्बे तो आना ही पड़ेगा। और मतलब उसके बाद मुझे लगता है कि वैसे अपने अपने शहरों से भी काम होते हैं, बट थोड़ा यहाँ आके आप 50 लोगों से मिल सकते हो, तो थोड़ा सा सामने रहते हो तो आप बात कर पाते हो, मिल पाते हो। और आपको डेफिनेटली फिर वही तरीके हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कुछ सीनियर राइटर्स हैं जिनसे आपको मिलना होगा, फिर किसी राइटर के पास गुंजाइश होगी तो आप उसको असिस्ट करोगे, उनसे काम को सीखोगे, फिर कहीं कोई मौका मिलेगा जहाँ आपको इंडिपेंडेंट का चांस मिलेगा, फिर आप इंडिपेंडेंट होगे, फिर आपके पास लोग आएंगे, फिर आप किसी को असिस्टेंट रखोगे, फिर उस यही प्रोसेस है, यही चलेगा। मतलब आने के बाद एटलीस्ट 2-4 लोगों को जानना, तो देखो जानना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो मैं जब आया था मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता। इस शहर की अच्छी बात है ये रास्ते अपने आप बनाता है। अगर ये समंदर है, मतलब यहाँ इस समंदर में जिसको रखना है रख लेगा, जिसको बाहर फेंकना है वापस फेंक देगा, तो कहीं ना कहीं कोई तो टकरा जाएगा आपके पास। टकरा, इस शहर में टकराने वाले इतने लाखों है ना, और मैं हमेशा कहता हूँ इस शहर में जिससे तुम उम्मीद रखोगे वहां से काम नहीं मिलेगा, तो जहाँ से मिलेगा वहां तुमने कभी उम्मीद रखी नहीं होगी। जैसा एक्टिंग में आपने कहा कि मतलब ये पता ही नहीं है, मतलब मैं अपने आप को आज बोलूँ,
मैं पीछे मुड़ के देखूँ, मैं ज़िंदगी में सोच ही नहीं सकता कि मैं कभी कहानी घर घर की के डायलॉग्स लिखूंगा या स्टोरी लिखूंगा या डेली सोप्स लिखूंगा। मेरे दूर दूर तक नहीं था। मैं प्योर एक्टर था और आज भी हूँ। मैं आज भी मानता हूँ कि मैं एक्टर ही पहले हूँ। मेरी एक्टिंग ही मेरी राइटिंग में काम आई है, बिकॉज जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं ओम बन जाता हूँ, मैं कमल बन जाता हूँ, मैं आप उसको देख पाते मैं हैं, वो हाँ, अंदर होता है मेरे वो महसूस किरदार कर ना। पाते हैं। लोग सोचते हैं कि अच्छा राइटर है, बड़ा अच्छा नरेट करता है, उनको ये नहीं पता कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ जो लिख लेता है। एक्चुअली राइटर्स को एक्टर का बहुत बेनिफिट मिलता है अगर मतलब वो हर केस में नहीं होता। मतलब मैं तो क्योंकि थिएटर किया हूँ, मैं एक्टर ही हूँ, तो मैं तो वो कर लेता हूँ। तो राइटिंग का तो स्वाद उस तरह से बड़ा मजेदार ही है। सर टीआरपी का गेम सबको पता है, टीआरपी का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है शोज पर। यार होगा ही, क्या कंटेंट पर भी पड़ता है कि अगर किसी शो डेफिनेटली पड़ता है। तो फिर उस चीज़ को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? मतलब यार देखो, अब मिठाई बना रहे हो तो खरीदने वाले तो आपने कोई एक चीज़ सोची होगी कि अच्छा इसके बाद जो है वो ऐसा हम करेंगे, लेकिन अभी मे बी टीआरपी थोड़ी सी हिले कम आने लगी, तो फिर कुछ नया जो है वो। भाई सिंपल सी बात है, मिठाई बना के बैठा हूँ और खरीदने वाला आ ही नहीं रहा, तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ जलेबियाँ बिक रही है और मैं लड्डू बेच रहा हूँ, तो फिर जलेबी की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब दुकान बंद हो जाएगी। तो ऑडियंस को तो समझना पड़ेगा आपको कि भाई अगर आपका कोई नहीं चल रहा है तो आपको टीवी की अच्छी बात भी है कि टीवी आपको मौका देता है चेंज करने का। फिल्म में तो एक बार आपने 2 साल 3 साल 1 साल मेहनत करके रिलीज की, फ्राइडे को आप इधर या उधर हो, वापसी नहीं है। या तो 500 करोड़ हो या आप जीरो हो, तो फिर जीरो से नई फिल्म बनाओ। टीवी आपको मौका देता है कि मैंने ये सोचा था, मैं ये सोच के बना रहा हूँ, फिर मुझे दिख गया ऑडियंस को ये अच्छा लग रहा है, यहाँ मैं गिर रहा हूँ, इसको बेहतर कर सकता हूँ, ये कैरेक्टर और अच्छे हो सकते हैं, तो आपको टीवी में रोज मरम्मत की गुंजाइश है। लेकिन ऐसा आपको कभी लगता नहीं है कि टीआरपी के वजह से भी कभी कभी शोज खराब भी होते हैं, बिकॉज एक राइटर ने कुछ सोची होती है चीज़? यार उसमें शिल्पा क्या है ना, उसमें कोई उसे किसी का दोष ही नहीं है ना। एंड ऑफ द डे देखो पैसा इन्वॉल्व है। मैं एज ए राइटर अगर सेल्फिश होकर सोचूं कि भाई मैंने तो कहानी सोची थी, ये नहीं, एंड ऑफ द डे इसमें बहुत कमर्शियल इन्वॉल्व है ना, इसमें लाखों करोड़ रुपए लगे हुए हैं, बहुत लोगों के लगे हुए हैं, तो उनको अपना आउटकम चाहिए, और आउटकम तब आएगा जब उनको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, स्पॉन्सर्स तब मिलेंगे जब टीआरपी होगी। तो आपको टीआरपी के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। अब आप बोलो कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है पर मैं इसमें टीआरपी से मेरा वास्ता नहीं, बट फिर तुम कैसे सर्वाइव करोगे यार? मेरे बच्चे को अगर स्कूल में कंपटीशन में मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे ना। वो तो वो थोड़ा कई बार हर्ट करता है, आपको परेशानी होती है कि यार ये इतना अच्छा है, क्यों इसको मेरे को ये बिल्कुल दूसरों के जैसे कर देना पड़ रहा है, क्यों टिपिकल करना पड़ रहा है, बट यू कांट हेल्प इट। अब ऑडियंस तो भगवान है ना, उनके हाथ में भाई। अब उनको जो अच्छा लग गया, मतलब वो होता है ना, उसके आगे क्या सवाल करोगे? जिसने बोल दिया, अगर 100 लोगों ने बोल दिया हमें अच्छा लग रहा है तो लग गया, फिर भले ही आप जो भी दें। अब उन किसी लोगों ने मिलकर एक नेताजी को चुन लिया, आप बोलो नेताजी अच्छे नहीं है, भाई चुन लिया है, ये 50 लाख वोट दे दिए गए हैं, अब तुम बोलो नेताजी तो ऐसे हैं वैसे, पर ये उनके हैं, तो टीआरपी का वही हाल है भाई, क्या करोगे? और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स में आपको सबसे ज़्यादा कुछ ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग है? और दूसरा मेरा सवाल है इसी के साथ कि अगर किसी को स्पेसिफिक स्क्रीन प्ले राइटिंग में आना है या डायलॉग राइटिंग में आना है, तो क्या प्रिपरेशन जो है वो इनिशियली करनी चाहिए? एक थोड़ा आप सर बता भी दें स्क्रीन प्ले क्या होता है, क्योंकि शायद कुछ लोगों को ना पता हो। यार मतलब देखो, वैसे तो एक ही काम है सारा कुछ, मैं समझता हूँ। अच्छा। मतलब जब आप कहानी सोचते हो तो आपके दिमाग में किरदार भी होते हैं, आपके दिमाग में कई बार सीन भी होते हैं, आपके दिमाग में उनकी लैंग्वेज भी होती है। लेकिन स्पेशली टेलीविजन में क्या है कि इतना काम है और इतना क्वांटिटी है और इतना रोज का काम है कि आपको डिपार्टमेंट आपने 3 बांटे हैं। जैसे हमने जब शुरू किया था तब स्टोरी स्क्रीन प्ले एक ही होता था। देयर वर नो सेपरेशन बिटवीन स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। ओके, कि मैंने अगर सोचा है कि आज शिल्पा घर आएगी और हम बात करेंगे, तो फिर वो हम एक साथ ही सोचा होता था। फिर क्या हुआ कि काम इतना ज़्यादा है कि पहले वीक में 1 दिन सीरियल आता था, फिर 4 दिन हुआ, फिर 5 दिन हुआ, अब 7 दिन है। 7 दिन हो गया। तो काम को डिवाइड किया गया कि भाई तुम आइडिया लाओ कि इस एपिसोड में मोटा मोटा क्या होगा, कि भाई इस एपिसोड में ये होगा, आज शिल्पा आएगी, इनका इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू के बाद शिल्पा घर जाके अपने पॉइंट्स बनाएगी, धीरज फिर अपने पूछेगा कि कैसा बना है। आपने 10 सीन दे दिए, ये 10 सीन है। फिर स्क्रीन प्ले का अलग डिपार्टमेंट है कि अब आप इनको एनहेंस करो, कि वो शिल्पा आएगी तो शिल्पा ने आज क्या पहना है, शिल्पा कहाँ बैठेगी, शिल्पा का पहला सवाल क्या होगा, शिल्पा के सवाल में धीरज की लुक क्या होगी, फिर क्या शिल्पा हाथ में पेन लेके बैठेगी या हाथ में लैपटॉप होगा। तो वो स्क्रीन प्ले वाला उसको एनहांस करता है विद इन द कैरेक्टर। ओके, कि आपको
किरदार को ध्यान आपको ध्यान देखो एक खांचे के अंदर ही चलना है सबको, है तो यही ग्राउंड, खेलना इसी में है। ये नहीं होगा कि स्टेडियम यहाँ है और आप पास में रोड पे जाके खेल रहे हो, खेलना इसी स्टेडियम में सबको है। तो पहले वाले ने तय किया कि बस ये 10 सीन है, पहले में ये होगा, उसमें ये ड्रामा होगा, तीसरे में ऐसा होगा, वो जाके उसको ये करेगी, फिर वो उसको रोएगा, फिर वो रोने के बाद वो हंसेगा और आखिर में जो है वो उसको आके सॉरी बोलेगी। ये पूरा स्क्रीन प्ले ये हो गया स्टोरी, आपने 8 पॉइंटर बना दी। अच्छा ओके अब स्क्रीन प्ले वाला इसको एनहांस करेगा ओके कि वो रोएगा तो क्या वो खिड़की के पास बैठ के रोएगा, रोते वो एग्जैक्टली कितना ज्यादा रोएगा, विजुअली थोड़ा स्क्रीन प्ले वाला उसको विजुअली और एनहांस करेगा विद इन द कैरेक्टर। और कि नहीं रोने का जो है मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले लेता हूँ, आधा रोना अभी दिखाऊंगा, आधा बाद में दिखाऊंगा, वो स्क्रीन प्ले वालों का उसको वो करना है। डायलॉग वाला क्या है कि भाषा क्या हो, कि भाई धीरज सरना हिंदी बोलते हैं, राजस्थान को बिलोंग करते हैं, जयपुर से है, शिल्पा यूपी से है, तो शिल्पा को क्या हमको एक पन देना है या ये जो राजस्थानी कोई टच देना है। और दूसरी बात कि जो बातचीत होगी उसमें एक स्वाद तो रहे, कुछ एक मजा तो रहे, ऐसे ही फ्लैट ना निकल जाए कि अगर शिल्पा ने कोई सवाल पूछा तो धीरज का कोई मजेदार जवाब हो, मजेदार पे उसके फिर मजेदार सवाल हो, तो डायलॉग वाले का वो काम हो जाता है कि हर किरदार को एक लैंग्वेज देनी है। कौन सा लेकिन ज्यादा चैलेंजिंग सब बराबर है, सब बराबर है। टीवी में ऐसा देखो, स्टोरी वाले को ये खाली पन्ने पे ये सोचना कि होगा क्या अपने आप में चैलेंजिंग है, बिकॉज उसके पास सफेद पन्ना है। स्क्रीन प्ले वाले को ये कि भाई इसको एक पन्ने में 10 पॉइंटर बना दिया, अब इसको मेरे को करके 8 पन्ने का स्क्रीन प्ले बनाना है, उसका अलग चैलेंज है। डायलॉग वाले का है कि मुझे इसमें 18 किरदार है तो सबको लैंग्वेज देनी है, सबको डायलॉग देने हैं और वो इम्पैक्टफुल देने हैं कि लोगों को एंड ऑफ द डे लोग सुन रहे हैं। 22 मिनट भी जा रहा है वर्बली, 24 मिनट आप सुन रहे हो। टेलीविजन का मीडियम बहुत वर्बोस है, बिकॉज हम ऐसा नहीं हो रहा ना फिल्मों की तरह की एक्शन सीक्वेंस चल रहे हैं और वादियों में गाने हो रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। तो डायलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 मिनट में बोल रहे हैं, 20 किरदार बोल रहे हैं, तो उन 20 के 20 को आपको देने हैं लाइनें, भाई अच्छी होनी चाहिए, याद रहे, और रोज करना है, तो वो भी चैलेंजिंग है, तीनों चैलेंजिंग। सर अब तो जो है वो बहुत सारे माध्यम भी हो गए हैं और बहुत सारा आप देख कर भी जो है वो सीख लेते हैं, पढ़कर भी जो है। आप जब आए तब ऐसा कोई मुझे लगता है गाइडेंस नहीं होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डायलॉग राइटिंग, कि क्या क्या बारीकियां जो है वो रखनी चाहती है, तो वो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? मतलब ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे ना रातों रात डायलॉग्स की, अरे अच्छी लाइन्स निकल के आ गई। नहीं देखो यार, वो क्या होता है ना, उसका मैं बताऊं, मुझे अगर पर्सनली पूछो, मुझे ये मालूम भी नहीं था कि मैं कभी डायलॉग राइटर बनने वाला हूँ या बन सकता भी। ओके। मैंने किताबें बहुत मतलब ना के बराबर पढ़ी है। अच्छा, ओके। मैंने वर्ल्ड सिनेमा ना के बराबर देखा है। मैंने घर में अपने फिल्में जो टीवी वगैरह पे और जो इंटरनेट पे मैं नहीं देखता हूँ। थिएटर में जाने का शौक है, बड़ी स्क्रीन पे वो जितनी होती है वो देख लेता हूँ। लेकिन मेरे पास लाइफ का तजुर्बा थोड़ा सा, अपने आसपास के किरदारों को बचपन से बहुत ऑब्जर्व किया। बिकॉज हम जब बड़े हो रहे थे तब टीवी नहीं था तो दूरदर्शन था, कम था बहुत, तो हमने वो वाले किरदार, वो वाली दुनिया, वो वाला जीवन बहुत देखा है। और सिनेमा था, बच्चन साहब का सिनेमा था। तो मुझे अगर डायलॉग राइटिंग में बोलोगे तो मेरे को कहीं वो कीड़ा जो फंसा है, तो एक तो अपने आसपास की दुनिया से, और दूसरा अमिताभ बच्चन और सलीम जावेद। अच्छा, ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ज़माने में हर इंसान के अंदर एक अमिताभ था। उस समय पे तो सबके अंदर एक अमिताभ था, अपने अपने लेवल का अमिताभ था। कि हम लड़कियां नहीं छेड़ते थे क्योंकि अमिताभ बच्चन नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि हम फेंके हुए पैसे नहीं उठाते क्योंकि अमिताभ बच्चन नहीं उठाते। तो वो एक जो पन था ना, जो उस 70s में जो दिया गया, वो जो दे के गए सलीम जावेद, जो बातों में भी कि मेरे पास माँ है, तेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, मेरे पास माँ, वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया था। ओके। और वहीं से राइटिंग वो आपके अंदर वो रह गया था। तो मैं जब प्लेस भी लिखता था तो वो अंदर, तो वो आपको डायलॉग राइटिंग का एक पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में था हमारे। तो हम भी जब लिखते थे तो कोशिश करते थे यार इसने बोला था, वो जवाब क्या देगा, जवाब भी तो ऐसा ही आना चाहिए, एकदम तोड़ू होना चाहिए। शशि कपूर ने बोला था अमिताभ बच्चन, तो वो हमारे अंदर कहीं था, वो मेरे को नहीं पता था क्यों हो रहा है। तो वो कहीं आ गया, और जब यहाँ आके मौका मिला तो वो एकदम से सबकॉन्शियस का सामान निकल गया पूरा बाहर, और उसमें जुड़ते गए वो किरदार जो बचपन से हमने देखे, जो हमने जिए हैं, जो अपना हम फैमिली, बड़ी जॉइंट फैमिलीज में रहे हैं। तो वो जो मेरे को कहानी करके लिखने में मजा भी आता था, मैं कई बार बोलता था कि यार मुझे लगता है मैं ओम हूँ। जब मैंने उसमें कई बार एक लाइन भी लिखी कि मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ माँ, तो मुझे ओम नहीं दिखता, पूरा परिवार दिखता है, मैं खुद कहाँ हूँ। एक आध पॉइंट वो रोता है, तो वो मुझे ऐसा लगने लगा था लिखते हुए कि मैं ही ओम अग्रवाल हूँ, ये मेरा परिवार है, ये
ये मतलब माँ है, भाई है, छोटा भाई है, बड़ी भाई, ये सब वो मैं अपने अंदर फील करता था। मेरे अंदर कोई टेक्निक नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि डायलॉग कैसे बनाए जाते हैं। अब होता है लेकिन टेक्निक के हिसाब से अब इतने सालों के बाद नाउ यू नो कि टेक्निक के साथ आपको कैसे प्ले करना है। वो कैसी होती है सर? वही अगर समझो किसी को डायलॉग राइटिंग में आना है तो वो कौन सी ऐसी चीज यार देखो, पहली चीज मुझे लगता है जिसमें आपको फील होना चाहिए। क्या आपको एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि ना, फील मतलब आपको ये लगना चाहिए कि यार मैं कुछ लाइन बोल पाता हूँ, मैं दुनिया से अलग कुछ लगता है कि कुछ अलग तरह से बोलता हूँ जो अच्छी लगती है वो लाइन। कुछ मेरे को किरदार को भाषा देनी आती है कि रूटीन में मैं कुछ बात ऐसी बोल देता हूँ जो आपको लगता है कि हाँ यार, कई लोग बोलते हैं यार तुम अच्छा बोलती हो, शुरू में ऐसे होता है कि आपको रियलाइज नहीं होता, कई लोग बोलते हैं तुम ना कॉमेडी बहुत अच्छा करती है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है। तो आपको लगता है मैं तो यार जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं तो जैसी हूँ, बट देन यू रियलाइज कि मेरे अंदर कुछ है यार, मैं हंसा पाती हूँ लोगों को यार। हम 4 दोस्त मिलते हैं, हाँ, जैसे अभी स्टैंड अप कॉमेडी आ रहे हैं, होता है ना, हाँ। तो कपिल शर्मा को थोड़ी कोई ये था कि मैं जाके इतना बड़ा बन जाऊंगा, उसको था दोस्तों को हंसा लेता हूँ यार, अपन हंसा लेते हैं। देन आपको लगता है ये तो बड़ा काम है भाई, हर आदमी नहीं हंसा पाता। जैसे हम भी स्कूल में दोस्तों में हम हंसा, अरे धीरज को बुलाओ यार मजा आएगा, धीरज की बिना पार्टी मजा, वो आपको वही होता है आपकी क्रिएटिविटी का कीड़ा, जो आपके अंदर चल रहा होता है कहीं ना कहीं। होता है ना, बच्चों को बोलते हैं यार ये डांस बहुत अच्छा करती है, ये पेंटिंग बड़ा अच्छा कर लेती है, हाँ, वहीं से शायद तो आपको लगता है हाँ यार, हाँ। फिर आप तो वहीं से राइटिंग का भी ऐसा है कि आपको लगता है कि यार मैं, कभी आपने खाली पन्ने पे कोई 2 लाइन लिखी, आपको लगता है अच्छा लिखा यार, मैंने इसकी लैंग्वेज कुछ पकड़ी, अच्छा किया यार। यार वो छोड़ो, अगर आपने कुछ पढ़ के भी महसूस कर पाया कि यार मैंने पढ़ा कोई किताब, मुझे ना पढ़ते हुए रोना आ गया यार, तो पहली चीज तो वो आपने फील किया। लेकिन सर ये इमोशन तो मोस्टली ह्यूमंस में, मासेस में अगर नहीं, देखें तो होता ही है यार, ये बहुत ऐसा सबका नहीं होता ये। अच्छा। ये आप ऐसा नहीं होगा, अगर आपको बहुत अच्छी बुक हो, आप ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी को, कहीं कोई सब्जी वाला है या नॉर्मल वाला, उसको नहीं ऐसा कुछ होगा। अच्छा। जो थोड़ा सा सेंसिटिविटी वाला है, जो क्रिएटिव है, वो छू के उसको लगेगा यार मुझे कुछ छुआ यार। हाँ। इस बात पे मैं भी कुछ एक लाइन बोलूं, ओके, देयर यू गेट की, और मैं फील भी कर पा रहा हूँ, और अब जो मैं फील करता हूँ शायद वो दे भी पा रहा हूँ पेपर में। बाकी फिर लंबा प्रोसेस, बाकी फिर लंबा आप करते लेकिन टीवी राइटर्स को ना बहुत ज़्यादा वैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। कभी कोई शो फ्लॉप होता है तो उनको वो दुनिया पूरी पता नहीं है कि टेलीविजन काम कैसे करता है, और लोग ये बोलते हैं कि राइटर कुछ भी जो है वो दिखा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो यार टीवी राइटिंग बहुत मुश्किल काम है यार। टीवी राइटिंग एक थोड़ा सा बताइए कि कितनी मेहनत है इसके पीछे। देखो, अच्छे बुरे तो हर फील्ड में होंगे यार, वो मैं नहीं कहूँगा कि टीवी में सारे ही बहुत कमाल है, पर टीवी में बहुत सारे बहुत कमाल है, और बहुत मेहनत भी है। टीवी जितनी मेहनत मुझे नहीं लगता फिल्म वाले कभी कर पाए होंगे यार। टीवी आपको कॉन्स्टेंटली, आप ऑन द टोज हो, 24 घंटे हो, आपको कंपटीशन ये है कि मुझे इतनी ही देर में अच्छा काम करना है, मुझे डिलीवरी भी देनी है और अच्छा भी करना है, और रोज करना है, और रोज करते ही जाना है। इट्स नॉट ए इजी जॉब, बहुत डिफिकल्ट, और उसमें आपके 10 लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब प्रोडक्शन में भी, आपको अभी चैनल भी है, आपकी प्रोडक्शन हाउस भी है, आपके एक्टर्स भी हैं, आपकी ऑडियंस भी है, आपको टीआरपी भी। तो बड़ा, जैसे मैं पहले बोला करता था कि फिल्म में पहले होता है ना कि हम पहाड़ों में जाके लिखते हैं, मैंने टीवी वो है जो पहाड़ सर पे लेके लिखते हैं बेचारे, पहाड़ों में जाने का टाइम नहीं, वो पहाड़ रोज सर पे लेके लिखते हैं। बहुत चैलेंजिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट इज वेरी चैलेंजिंग। ऐसा मान लिया गया है कि टीवी वाले और फिल्म वाले, नहीं बॉस, टीवी वाले जब फिल्म करने आ जाते हैं तो आज मैं कितनी फिल्में हैं जो टीवी के से ही इंस्पायर हैं, जो आप पूरी फिल्म बनाते हो वो तो हम एक ट्रैक करके छोड़ देते हैं टीवी में यार। तो टीवी ऐसा बिल्कुल नीची नज़र से देखे जाने वाली बिल्कुल चीज़ नहीं है। टीवी बहुत बड़ा है, मीडियम भी बड़ा है, मेहनत भी बड़ी है, सब कुछ बड़ा है। लेकिन सर अभी अगर हम बड़े राइटर्स की बात करें टेलीविज़न में ही, क्या उनके लिए वेब में और फिल्म में स्ट्रगल है या इजी रहता है, या क्या रहता है पूरा, मतलब इतना काम करने के बाद भी क्या वो जर्नी आगे स्ट्रगल वाली रहती है? यार देखो क्या होता है ना, अगेन चलो मैं बोलूँगा कि देखो उनका काम तुम्हारे बिना चल रहा था, वेब वालों का, फिल्म वालों का। अब आप वहाँ एंट्री मारना चाहते हो तो इतना आसान से नहीं होगा ना कि मैं अगर आज 20 साल से कुछ एक काम कर रहा हूँ और मैं जाके बोलूँ कि यार मेरे को ये भी कर, मैं मानता हूँ आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट उस सेटअप में जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल तो होगा ना। तब यहाँ घुसने में स्ट्रगल हुआ था, यहाँ आज आप 20 साल बाद कहीं पहुँचे हो तो थोड़ा टाइम वहाँ के लिए भी लगेगा। और थोड़ा सा क्या होता है, हर मीडियम में अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपना अपना चीज़ें हैं, तो वहाँ किसी मीडियम में जाने के लिए थोड़ा आपको अनलर्न करना पड़ेगा।
कई बार जैसे मैं अभी कुछ फिल्म में काम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो क्या होता है आपको कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेगी कि यार ये नहीं, यहाँ इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ विजुअल ज़्यादा बड़ा है, यहाँ छोटे में हो जाएगी बात, या यहाँ ये मत कर यार, तो आपको थोड़ा अनलर्न करना पड़ेगा। वेब की अलग दुनिया है, तो अच्छा जो टैलेंटेड है उसका रास्ता बन जाएगा। भाई पानी और टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता, वो रास्ता बन कहीं जाएगा, ना कहीं से निकल अपने आप बन जाएगा, आप लगे रहो। सर वेब में और फिल्म में स्पेशली कंटेंट बहुत स्पीड में इवॉल्व हो रहा है, बहुत Definitely. तेजी से चेंज हो रहा है। टीवी के लिए आपको लगता है कि थोड़ा स्लो चल रहा है, या क्या लगता है आपको? यार टीवी का देखो, मुझे लगता है अभी एक टाइम आ गया है, टीवी चेंज होगा। अभी नहीं, लेकिन अभी उससे होगा, speed से अभी नहीं होगा। हुआ है। देखो अभी टीवी बहुत अच्छा हुआ करता था, फिर बीच में डाउन हुआ, फिर बहुत अच्छा हुआ। अब एक दौर है जहाँ थोड़ा सा टीवी स्ट्रगल पे है। मुझे ऐसा पर्सनली मानना है कि अभी यूथ टीवी से जा चुका है। स्ट्रगल मतलब ऑडियंस, टीवी की ऑडियंस अब बहुत एक लिमिटेड रह गई है। अच्छा, कि जो हम 20 टीआरपी देखा करते थे, आज हम 2 को तरसते हैं। ओके, तो एक ऑडियंस का एक तबका जो है वो जा चुका है टीवी, शिफ्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ जो है आज 12, 14, 16 साल का, मेरे बच्चे जो है वो टीवी नहीं देखते, चाहे मैं लिखता हूँ वो नहीं देखते। उनके हाथ में फोन आ गए हैं, यूट्यूब आ गए, इतना सब चीज़ें हैं, वो उनको वो नहीं देखना है। मेल ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई, दे प्रेफर कि आप मुझे स्पोर्ट्स लाइव दिखा दो या कुछ दिखा दो, वो नहीं देखते हैं। एक ऑडियंस है जो अभी है, जो एक ऑडियंस है जो 50s के आसपास की, जो है ना 50 से 70 के आसपास, जो थोड़ा थोड़ा उधर जा रहे हैं, बट अभी उनको टीवी अपना लगता है कि यार चल रिमोट लगा चला, तो वो कम हो गया टीवी पे लोग। तो अभी टीवी को रिफ्रेश होना पड़ेगा। और वो रिफ्रेश का आपको क्या लगता है, मतलब क्या ऐसी चीज़ करेंगे कंटेंट में जिसके वजह से, क्योंकि कंटेंट एक्चुअली हो भी बहुत गया है, बहुत सारा, बहुत जब भी ज़्यादा बहुत है। होगा तो आदमी तो भागेगा टीवी ही। में अब, क्योंकि वेब का अलग है, फिल्म का अलग है, आपके रील्स में अलग आ रहा है, बहुत है, फेसबुक पे अलग आ भर रहा भर है, के। टीवी में ऐसा क्या फ्रेश किया जाए जिससे हम लोगों को और ज्यादा कैप्चर कर सके? यार देखो, ये तो पता होता तो बहुत सभी कर लेते ये अगर पता होता तो मुझसे पहले लोग कल बना के वापस 20 टीआरपी ले आए होते। हाँ, लेकिन ये है कि देखो, कोशिश तो करते रहनी होगी। ओके, आप 10 चीजें बनाएंगे अलग ट्राई करने की, तो शायद 8 नहीं चलेंगी, 2 चलेंगी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि एंड ऑफ द डे जो भी बनेगा वो एंटरटेनिंग होना पड़ेगा, वो किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में। एंटरटेनमेंट तो लोगों को चाहिए। हम कई बार क्या गलती करते हैं, अलग के चक्कर में एंटरटेनमेंट हटा देते हैं। तो मुझे एंटरटेन तो होना है बॉस, ये तो तुम पहली शर्त लेके जाओ। तुम चाहे मुझे 20 साल पुराने वापस दिखा दो या नया लाओ, हम एंटरटेन हम लोग में भी होते थे, बुनियाद में भी होते थे, हम ये जो है जिंदगी में भी होते थे, हम क्योंकि सास में भी होते थे, कहानी में भी होते थे, हम आज भी होते हैं, बालिका वधू में भी होते थे, हम आज ये रिश्ता कहलाता है, सब में होते हैं। एंटरटेनमेंट तो होना पड़ेगा। हम अलग की कोशिश में अगर बिल्कुल ही कुछ, मैं डालता ही कुछ अजीब सा ले आए हैं। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि देखो, टेलीविजन ऑडियंस क्या है, वो एक वेजिटेरियन फैमिली है। वो वेजिटेरियन फैमिली को अगर तुमने नोटिस किया हो ना, वो जब रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने, अगर 15 लोग ना, तो वहाँ जाके वो सब लोग मेन्यू लेते हैं, 15 के 15, सब पढ़ रहे हैं, मेन्यू देखेंगे, फिर पढ़ने के बाद बोलेंगे दाल मंगा लें, फिर 5 प्लेट दाल और पनीर कर दो 5, रायता कर दो और चटनी कर दो। ये 15 ने पढ़ा है, घूम फिर के ये 3 ही चीजें 99 परिवारों में मंगाई जाती है। यही खाना उनको, मशरूम और वो अलग वाली और ये वाली कुछ नहीं खानी। खाना यही 4 आइटम है जो शायद घर में भी रोज ही खाते हैं, और उसमें 15 मिनट लेंगे भी, पर खाना वही है। और उसके बाद वो उसी में जज करेंगे, इसका पनीर अच्छा नहीं था। भाई है तो पनीर, तुम खाना तुमने यही। टेलीविजन सेम है, मुझे चीज वैसा ही, वही फैमिली चाहिए, मुझे वही दुनिया चाहिए, बट उसी में अलग चाहिए। अब वो तुम करो, कैसे करोगे? कि मेरे को, मैं क्यों जाके घर बोलूँ कि भाई इसका पनीर बढ़िया था। पनीर में कितना सही क्या डिफरेंट होने वाला है, पर इसने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी फैमिली खुश है, कि वो मेरे बच्चे को भी ले आए, पापा को भी ले आए, दादी भी, वाइफ, और वो तो दादियाँ थी कि उन सबको ले आया हूँ, फिर भी अलग भी लग रहा है। पर जैसा था वैसा तो है, मतलब नया भी रहेगा, लेकिन नया भी रहेगा, पर वो भी होगा। अलग बहुत करने जाओगे तो। सर कभी लगता है आपको, चूंकि 25 इयर्स आपको लिखते हुए हो गए, कि अब बहुत हो गया टीवी, अब थोड़ा रूट चेंज किया, कभी लगता है, या फिर यू आर हैप्पी विद टेलीविजन? नहीं यार, देखो क्रिएटिव आदमी कहीं भी अपनी जगह पे हैप्पी ही हो गया तो बात ही क्या है। अब लगता है, देखो एक 25 साल पहले वाला काम करने का तरीका, उस टाइम का कंपटीशन, उस टाइप का कंटेंट, अब चीज़ें बहुत
कंपटीशन बढ़ रहा है, डिमांड्स बढ़ रही है, टीआरपी का प्रेशर बढ़ रहा है, बहुत कुछ बढ़ रहा है, तो तकलीफ होती है कई बार और मन करता भी है अलग करने का, करते भी हैं। मतलब मैं बहुत कुछ कोशिश भी करता हूँ कि कुछ अपना लिख लिया, कुछ अपना क्रिएटिव कंटेंट खुद क्रिएट कर लिया। फिल्म आपका जैसे तो फेसबुक पे भी बहुत हाँ, अच्छे मतलब जैसे वीडियोस हाँ। जाते हैं मैम के और आपके। तो जैसे वो है, हाँ, जैसे मैंने अपना खुद का वीडियोस बनाना शुरू किया। जैसे टेलीविजन में मैंने एक चीज़ लैक करना शुरू किया था कि कोई भी क्रिएटिव आदमी ना पैसे से पहले शाबाशी का भूखा होता है। जब कोई आगे बोलता है ना अरे यार अच्छा किया, तो उसको उससे किक मिलता है मोर देन चेक। तो चलो आते हैं महीने के वो 1 पॉइंट के बाद, तो पैसा टीवी में 1 पॉइंट के बाद शाबाशी बंद हो जाती है कि टीवी में सिर्फ हो गया एप्रिसिएशन नहीं है। एप्रिसिएशन नहीं होता। ओके। क्या वो न्यूज़पेपर है, वो आया और फेंका, आया और फेंका। अब वो आए में मैंने बहुत मेहनत से लिखा था यार, मैं चाहता था कि 4 दिन रहे, कोई 4 लोग बात करें, वो बात नहीं होती है। मैं डायलॉग राइटिंग क्योंकि शायद उतना टाइम भी नहीं होता है या टाइम में इतना बढ़ चुका है सब कुछ, और अब बात करने से पहले अगला आ गया, तो अब वो क्या है, वो रह गया है, एप्रिसिएशन का आदमी भूखा हो बस गया। आप काम किए जा रहे हो अब लेकिन आप करते जा रहे हो, मेरा मन होता है कि कई बार कोई फोन करके बोले यार बड़ा मजा आया यार आज, ओके। तो वो मैंने उसके लिए मैंने अपना फेसबुक और अपना मैंने कुछ कंटेंट शुरू किया, वहाँ मुझे शाबाशी मिलती है, वो पैसा नहीं मिलता। पर जब लोग बोलते हैं यार बड़ा मजा आया यार, खूब मजा आया, कितनी अच्छी बात, तो मुझे लगता है मेरी शाबाशी चलने दो यार, काम तो मैं उससे उधर किक मिलता है। एक किक मिलता है। वहाँ भी मेहनत उतनी ही है, वहाँ तो ज्यादा है, बट वहाँ हर आदमी इतनी हसल पसल में है, भागत दौड़ में पागल हो रहा है, उसके पास टाइम नहीं किसी को अप्रिशिएट करने में। हम शायद स्पॉट बॉय को अप्रिशिएट नहीं कर पाते यार दादा बहुत अच्छा यार चाय पिलाते हो यार, कि हमारे पास हमको तो अरे शूट रेडी है, सेट रेडी है, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते। और वो क्रिएटिव फील्ड में बहुत क्रिएटिव में बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा रुक के बोले यार अरे तूने बहुत अच्छा किया है। एक्टर को फिर भी मिल जाता है हाँ कि भाई दिख रहे हो, जो बिहाइंड द कैमरा है उनको वो नहीं मिलता थोड़ा सा। सिर्फ राइटर्स इतने कम क्यों दिखते हैं या लोगों को उनके बारे में नहीं पता है, मतलब एक बड़ा यार अजीब सा देखो अब ये लगता तो है। अभी युगों युगों से चला आ रहा है, जो दिखता है वो दिखता है, तो अब जो दिखेगा वो मास तक पहुंचता है। लिखा किसने, नहीं फिर भी एक ये भी मुझे कभी लगता है कि राइटर खुद भी इतना कीन नहीं होता है सामने आने के लिए, ऐसा आपको लगता है? या देखो राइटिंग जो चुनता है वो पहले तो की नहीं होता, जो राइटिंग जिसने चुनी है उसको कैमरे पे तो नहीं आना था। नहीं, एक होता है कैमरे पे नहीं आना एक चीज़ है, और एक है लोगों को उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे शोज हैं, मूवीज हैं, वेब हैं, राइटर्स के बारे में लोगों को नहीं मालूम है बहुत, जबकि बहुत कमाल जो मतलब है ये तुमने शुरू किया तो तुम बताओ लोगों को, मतलब डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि ये खुद का राइटर का भी एक रहता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि मुझे लाइक यार अब राइटर को या तो काम ही कर ले या फिर ये सब में पड़ जाए। जैसे मतलब मुझे आज भी लगता है कि सलीम जावेद के बाद कोई बहुत राइटरों ने इतने अच्छे काम किए, लेकिन जो होता है ना एक छाप छोड़ देना कि नाम की छाप, वो मेरे को लगता है कहाँ वही बहुत रेयर ही होंगे। मतलब सीनियर से सीनियर भी जो होंगे वो मासिस में बहुत कम लोग उनको जानते होंगे, बाय नेम नहीं वही जानते, हम 10 लोगों के नाम जानते नहीं जानते होंगे। तो वो अब वो तो अब यार उसका मतलब क्या ही करें, मतलब जाना ही चाहिए बिल्कुल, बिकॉज बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। मैं आज भी मैं एक राइटर हूँ, एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझसे कोई पूछे तो मेरे को लगता है मेरे को पर्सनली एक्टिंग बहुत आसान लगता है कंपेयर टू राइटिंग। इज इट? या तो जिसको आता है उसके लिए, हाँ, मतलब हाँ. मैं तो एक्टर हूँ, तो मेरे को लगता है कि यार मैं अपना काम किया एक्टिंग की, मैं घर आ गया, यहाँ मेरे को 20 किरदार जीने पड़ते हैं। वहाँ मैं एक किरदार जी के आता हूँ, यहाँ मैं 20 जी रहा हूँ, पूरा खानदान पूरा परिवार। अगर आप एट अ टाइम 3-4 शोज कर रहे हैं तो सारों के 20 के आपका 80 किरदार जी रहे हो, और आपका वर्क प्रेशर बहुत अलग तरह का है। रात को 12 बजे भी आप जाग रहे हो, सुबह 5 बजे भी आप जाग रहे हो, आप बच्चे के स्कूल छोड़ने गए हो तो भी काम कर रहे हो, आप हॉस्पिटल में हो तो भी लिख रहे हो, और इसमें ब्रेक जैसा कुछ नहीं है? कोई ब्रेक नहीं, कोई ब्रेक कोई नहीं। ब्रेक नहीं। अगर डेली सोप लिख रहे हैं तो ब्रेक जैसा कुछ मतलब मैं एक बार बीमार हुआ था, बहुत हॉस्पिटलाइज था, तो प्रोडक्शन वाले का फ़ोन आया, सर कैसे हो आप, क्या है? मैंने बस यार ऐसा है, थोड़ा एडमिट हूँ। अरे यार सर ध्यान रखो, सीन कब तक भेजोगे? अच्छा ओके। लाइक फिर मुझे लगा इसका भी काम है, ये शूट पे वहाँ आगे 100 लोग खड़े हैं, जबकि देखा जाए तो पूरा इमोशन ही सर्व कर रहे हैं, लेकिन पर कुछ नहीं कर सकते, किसी का दोष यहाँ नहीं है। पे इमोशन ही नहीं होते जब बात तो करते यहाँ हैं वो काम, तो वो थोड़ा डायरेक्टर का काम बहुत टीडियस काम है, बहुत टीडियस है। ओके सर, कोई ऐसा शो आपको याद आता है कि जिसकी राइटिंग आपको बहुत टफ गई हो, या सब कुछ बहुत स्मूथली जो है वो? यार देखो मैं मेरा लाइफ टाइम फेवरेट जो है वो कहानी घर घर की रहा है, बिकॉज मेरे लिए वो उस शो ने मुझे ये बताया था कि मैं राइटर हूँ। मैं उस शो में राइटर बन के नहीं गया था। अच्छा। उस शो को जब आपको पता चला लिखने लगा तो मुझे लगा मेरे अंदर ये सब है। मैं फील तो करता था, बट आई कैन राइट ऑल्सो। मैं उनको उन किरदारों को जुबान दे के कर सकता हूँ, मैं रुला सकता हूँ।
मैं शायद खुद भी रो रहा हूँ लिखते हुए, बट मैं ऑडियंस को रुला सकता हूँ। मेरे अंदर वो शो मेरे बहुत करीब रहा। उसके बाद एक शो मैंने बनाया था, बेलन वाली बहू, विच वाज ए कॉमेडी शो, जिसमें आपने एक्टिंग भी की थी। तो मुझे ये हमेशा लगता भी है कि कॉमेडी राइटिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट ऑन दिस अर्थ, और राइटिंग के बाद कॉमेडी को पेपर से लेके एग्जीक्यूशन तक सेम रख पाना, उसी सुर में रख पाना बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। मतलब डेली सोप का एपिसोड अगर मुझे लिखने में 4 घंटे लगते हैं तो मुझे उसका लिखने में 16 घंटे भी लग सकते थे, और सेट पे मुझे और 50 चीज़ें आगे पीछे करनी पड़ती थी। बिकॉज कॉमेडी क्या है, बहुत बारीक चीज एकदम, बहुत वो है कि कैसे मैजिक होगा वो, कि एक ही जोक है, वो तुम सुनाओगे तो अलग है, मैं सुनाऊंगा तो अलग है, पर किसी आदमी में वो आर्ट है। तो आपको वो कौन सा किरदार वो कैसे बोलेगा, किस पे क्या सूट करेगा, कौन सी लाइन यहाँ नहीं जा रही, क्या पेपर पे लिखा है लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, वहाँ जाके लग रहा है कि नहीं कर रहा, उसको कैसे ऐसा किया जाए कि एक्टरों में तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट वेरी सेटिस्फेक्शन ऑल्सो कि मैंने वो कर पाया। तो वो बाकी बीच का तो बहुत सब रहा ही जीवन, वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। सर एक चीज़ बड़ी मुश्किल वाली होती है ये पहचानना कि आप राइटर हो या नहीं हो। आपने जैसे कहा कि वो कोई अप्रिशिएट कर देता है आपकी किसी लाइन को तो आपको अच्छा जो है वो फील होता है, बट अगेन अगर आपको इस प्रोफेशन में आना, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो अच्छे राइटर हैं, मतलब बन सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है कि जहाँ पे फिगर आउट कर सके कि यार आप जेन्युइनली अच्छा राइटर जो है या राइटिंग में आ सकते, एक होता है ना बहुत ये डिफिकल्ट होता है जहाँ पर आप ये समझ पाओ कि यार मेरे अंदर एक राइटर, आपके तो चलो आपको ऑफर आया, आपने वो लिख कर दिया, और आपको जैसे आपने कहा ना कहानी घर घर की ने आपको बताया कि आप राइटर हैं, लेकिन ऐसे सबको मौके मिल जाएं या सब वो वैसा कर पाए, बहुत डिफिकल्ट है। डेफिनेटली यार, देखो जैसे राइटिंग में भी ना क्या है शिल्पा की, कई सारे डायमेंशंस हैं, तो वो पहचाना सर जैसे अब मैं अगर तुमको ये लगता है कि मैं अच्छी राइटर हूँ, तो अब ये डिपेंड करता है कि तुम क्या कौन सी वाली राइटर हो, क्या तुम कहानी अच्छी कह पाओगे, जो नॉवेलिस्ट हो तुम क्या कहानी बहुत अच्छी लिख सकती हो, या तुम्हें लगता है कि मैं लफ्जों से खेलना बहुत जानती हूँ, मैं वर्ड प्ले बहुत अच्छा करती हूँ, तुम डायलॉग राइटर तुम कर सकती हो, या तुम्हें लगता है कि यार मैं उसी कहानी को अलग अंदाज में कह सकती हूँ, तुमने कहानी कही कि एक कौवा प्यासा था, फिर ये था, मैं अलग करती हूँ यार, मैं पहले दिखाती हूँ कि वही कौवा जो है वो तड़प रहा है, और फिर बैक स्टोरी में जाती हूँ, फिर कुछ हो तो तुम वो स्क्रीन प्ले वाले तुम हो सकते हो, फिर उसमें भी ये है कि अब तुम वेब शो वाले हो कि तुम्हारा दिमाग क्राइम में ज़्यादा चलता है, थ्रिलर में, यार तुम्हें लगता है यार ये मिस्ट्री वाला है, ये मेरे को मज़ा आता है, मेरे को किक मिलता है कि साला इसने मारा, तो क्या मारा, क्या सबूत छोड़ दिया होगा, कि क्या तुम्हारा दिमाग उधर चलता है, या तुम्हें लगता है कि यार मैं ना फैमिली में बड़ा मुझे मज़ा आता है कि मैंने अपने बचपन में जो देखे है ना, तो मुझे लगता है ऐसा एक शो हो या ऐसी एक फिल्म हो जहाँ पे ऐसी फैमिली और ऐसा वाला ट्विस्ट हो, तो तुम किस जॉनर में हो, पहले वो तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कि जैसे आपको वो, फिर तुम अभी मुझे कई लोग फोन करते हैं यार मैं राइटिंग करना चाहता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो मैं उसको अपने में कहाँ अकोमोडेट करूँ, बिकॉज मैं फिल्म लिख रहा हूँ, मैं वेब लिख रहा हूँ या प्रोड्यूस, तो अब अगर वो नॉवल लिखना चाहते हैं तो उसको मैं अपने में इस वाली दुनिया में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, अलग है, ये सेपरेट है, ये अलग एक दुनिया है, तो अब उसमें वो कहानी में उनकी कुछ चुन सकता हूँ, फिर उस कहानी को आपको एक पूरी शो की शक्ल देनी पड़ेगी, हाँ, मतलब वो टीवी में जा रही है कि वो जाती है कि नहीं जाती है, क्या 2 लोगों की कहानी है, क्या कहानी में इतनी लंबी गुंजाइश है कि उस पर 500 एपिसोड 200 एपिसोड बना पाएंगे, दिखा पाएंगे, तो पहले आपको वो समझना होगा कि क्या मैं पोइट्री अच्छी कर लेती हूँ, जैसे मैं राइटिंग कर रहा हूँ इतने साल से, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिरिक्स नहीं लिख सकता हूँ, मैं जैसे लिखने जाता हूँ पहली लाइन अच्छी होती है, दूसरी भी कॉमेडी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ नहीं, मुझे कई लोगों ने बोला गाने खुद से ही समझना पड़ेगा, तो मेरे को समझ में आ गया कि मैं गाने नहीं लिख सकता हूँ भाई, मैं पोएम लिख लेता हूँ, बट फिल्मी जो गाने हैं वो मुझसे मैं 2-4 लाइन के बाद फंस जाता हूँ, मैं कविताएं लिख लेता हूँ, अच्छी कविताएं मुझे लगता है मैं लिख लेता हूँ, मैं कॉमेडी वाली कविताएं बहुत अच्छी लिख लेता हूँ, वो सटायर जो होता है, हाँ सटायर वाले चीज़ें कर लेता हूँ, वो मैं कर लेता हूँ, तो आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि मेरे को किस में रुचि है, क्या मैं कर पाता हूँ, और फिर उसी से रिलेटेड लोगों से आप जुड़ोगे जो आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करेंगे कि हाँ ये अच्छा है, इसको क्राफ्ट ऐसे करो, टेक्निक में ऐसे ढालो, वो आपको कुछ लोगों से मिलना जुलना जुड़ना पड़ेगा। सर ये जो पूरी प्रोसेस है राइटिंग में आने की, ये अपने आप में थोड़ी डिफिकल्ट होती है, पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ इसका थोड़ा इजी एक्सेस होना चाहिए?
मतलब कि प्रोडक्शन हाउस को कुछ ऐसे ओपनिंग निकाले या कुछ तो एक इजी, जहाँ पर अगर समझो आपके ऐसे लिंक्स नहीं बनते या आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हो जिनके ज़रिए आप टीवी वालों से या फिल्म वालों से या वेब वालों से आप जुड़ सकें, तो कोई आपको ऐसा लगता है पर्सनली कि कोई राइटर्स के लिए कोई इजी यार होना चाहिए? कुछ लोग करते भी हैं, देखो जैसे बालाजी में हुआ था। अच्छा। आज से कुछ साल पहले ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे यंगस्टर्स को इंटरव्यू किया गया था, उनसे मिला गया था, उनको जो लोग ठीक लगे थे, जिनमें कुछ था, ऐसे 20-25 लोगों को बॉम्बे लाया गया था और उनको रहने का, खाना पीना, लेकिन काफी आई थिंक 17-18 बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। बिकॉज क्या होता है कि आपको फ्रेश आइडियाज भी चाहिए होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो आदमी रोज काम कर रहा है वो कितना भी टैलेंटेड हो, वो खप जाएगा कभी ना कभी, तो उसको भी थोड़ा चाहिए कुछ फ्रेशनेस। तो ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि ऐसा कई अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस करते भी हैं। अच्छा। कि एक तो आपकी कोर टीम है जो रोज डिलीवरी दे रही है, जो आप, और साथ में आप कुछ एक यंगस्टर्स या कुछ बच्चे रखते हो, अपेरेंटिस जो लोग होते हैं जिनको आप रखते हो कि यार आप लोग सिर्फ आइडियाज़ दो, शुरू में आप सिर्फ आइडियाज़ दो, आप सीखो, कुछ काम अपना करके लाओ, हम चेक करेंगे। जैसे मैंने जब किया तो आज कई लोग हैं, जैसे शरद है, सुमित बड़ी बड़ी फिल्में लिख रहा है अभी, शरद बहुत अच्छा काम कर रहा है, दीप्ति है, विनोद है, तो वो लोग मेरे साथ थे बालाजी में कि मुझे साथ में कहा गया था इन्हें आप साथ रखो। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्प भी देगी, बिकॉज उनके पास नए आइडियाज़ थे, सब कुछ था। एंड उसके बाद वो मेरे साथ कुछ दिन रहे, फिर वो टेक्निक सीखे, चीज़ें सीखे, फिर वो अपना ग्रो किया उन्होंने, अब लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो वो आई गेस हर प्रोडक्शन हाउस को, हर राइटर्स करते भी हैं, नहीं करते तो करना चाहिए थोड़ा सा। यंगस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है? बहुत है, कंटेंट तो हर आदमी मांग रहा है ना भाई। नहीं, टीवी में स्पेशली। बिल्कुल, टीवी में बहुत चाहिए यार, बहुत चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छा मीडियम है, अच्छी चीज़ें हैं, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। एक चीज़ बहुत सुनने में आती है कि राइटर को सपोर्ट नहीं करता है, उस पर क्या कहेंगे आप? या देखो जो मतलब कितना सपोर्ट, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी तो खैर पूरी इंडस्ट्री में हर एक फील्ड के लोगों को होती है यार, वो सबको ही होती है। देखो यार, देखो हर आदमी का अपना अपनी दुकान का काम, कोई राइटर रहे हैं तो देखो मेरा तो ऐसा मानना है यार, जिसकी जो किस्मत है वो करेगा यार, जिसमें टैलेंट है उसको कोई रोक तो सकता नहीं। सिंपल सी बात है, आप कोशिश करो जिस आपके पास जो है, जिसकी जो आगे जितना बढ़ा सको। एक चीज होती है कि भाई मेरे घर की रोटी तो कोई अपने को दूसरे को नहीं देना चाहेगा, ये तो सिंपल सी बात है। बीइंग ए सेल्फिश पर्सन, अगर आज मैं कोई काम कर रहा हूँ और आगे मेरे को लग रहा है ये भी अच्छा, तो मैं अपना काम उसको तो नहीं दे दूंगा। मैं यही करूंगा कि भाई कहीं और जरूरत हुई तो तुम्हारा भी नाम दे दूंगा। तुम मेरे साथ करो तो कुछ टाइम बाद तुम भी अपना कर लेना। सेल्फिश तो नहीं होता है। बाकी एक स्टेज आती है जब आदमी को फर्क नहीं पड़ता। बाकी क्या, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। देखो हर अपने अपने लेवल पे हर आदमी का संघर्ष है। आज तुम भी कर रही हो तो तुम भी चाहोगे कि बढ़ना, चाहोगे कि दूसरे बढ़े, बट तुम भी तो चाहोगे मैं भी तो आगे बढ़ूं, अपने पैर तो जमा लूं। तो वो है, वो एक ह्यूमन नेचर है, उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं। और क्या क्या लिखना चाहते हैं? मतलब आपने शोज तो बहुत सारे लिख लिए, लेकिन ऐसी कोई होती ना कि ये भड़ास निकालना है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक लगता है कि यार मैं ना बहुत सारा, मैं लिखने में बहुत आलसी आदमी। अच्छा तो मुझसे जब भी कोई पूछता है मैं, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल मत कहिए, 25 साल से। हाँ, तो मैंने बहुत सारा लिख लिया है, मैंने लिख रहा ही हूँ। जैसे मैं तो मुझे पर्सनली कुछ ऐसा बनाने का मन है जो वो दुनिया मेरी बनाई हुई हो, पूरी दुनिया मेरी हो, एक्ट भी मैं करूँ, जिसमें कोई ये ना हो, इनपुट ना मिले किसी के। इनपुट अच्छे सजेशन ऑलवेज वेलकम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगता है कि जो मेरी एक्सपर्टीज है, जो मेरे को लगता है कि हाँ यार ये मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अभी तक लोगों ने मेरा एक ही रूप देखा है कि नीरज सर ने पहले स्टोरी करते थे, फिर डायलॉग, पर मैं उसके अलावा बहुत कुछ हूँ, मुझे लगता है। कि मैं आज भी, मेरे को चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे कॉमेडी फिल्म हो, चाहे बहुत अच्छा इमोशनल ड्रामा हो, बहुत फैमिली वाली चीज़ें हो, तो वो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं डेवलप करके पूरा बनाना आई नहीं है। मैं पूरा वो बनाना चाहता हूँ, चाहे टेलीविजन का शो बने तो प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, या फिल्म के कुछ आइडियाज़ हैं, वेब शोज हैं, तो वो मैं वैसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है मैं वो चाहता हूँ। बाकी में तो क्या होता है, आपकी एक लिमिटेशन होती है कि इसके अंदर ही आपको अच्छा करना है, वो आप करते हो। एक होता है कि यार ये मेरे प्यारा है, तो मतलब आपका पूरा खुद का है, तो फिर उसमें कोई रोक टोक जो है वो नहीं होती। तो वो ऐसा, वो अगर वो तुम पूछोगे डायलॉग, तो मेरे को बहुत सारे डायलॉग वाला, मेरे को उतना सारा मेरा वो नहीं है। अब उतना लिखना नहीं है। लिखने में तो फिर उसमें क्या, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, फिर आप दूसरे की उसमें जगह बना रहे हो, आप उसमें बेहतर कर रहे हो। तो वो मैं चाहता हूँ कि अब वो तो करते ही रहेंगे जब तक, चलो करना है वो तो अपना
पर ऐसा कुछ करने का मन है जहाँ जो मेरे को बड़ा अंदर से वो है, वाह। जो डायलॉग के बियॉन्ड है। जो जैसे मैं चाहता हूँ कि जो बल्कि डायलॉग से जितना आपने लिखा है वो है, उसके भी बियॉन्ड मुझे जैसे मन है कि मैं जो फिल्म बनाऊंगा करूंगा उसमें मैं डायलॉग नहीं लिखूंगा, अच्छा। कि मुझे लगता है कि मुझे उसमें अनलर्न करना है, मुझे वो छोड़ना है, मुझे डायलॉग नहीं करना। ओके ओके। ऐसा नए जो राइटर्स हैं या जो यंगस्टर हैं जो मे बी इसमें थोड़ा सा एंट्री करने का सोच रहे हैं, उनको कोई टिप देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे? या यार बिल्कुल आओ भाई, करो, बहुत अच्छा है। आजकल तो इतने आपके पास एक्सपोजर है, आपके पास रिसर्च है, आप अपने घर से निकलते हो तो भी देख के निकलते हो कहाँ क्या रहा। और आज तो इंटरनेट है भाई, तो आप अपने शहरों में भी एक पॉइंट के बाद अपने शहरों से भी काम कर सकते हो, आप दुनिया में कहीं जाके भी काम कर सकते हो। आज तो जूम मीटिंग है, सब कुछ है। हमारे टाइम पे तो हम खूब बैठ के हाथ से ही पन्ने, लिखते थे। दिन के 100 पन्ने लिखे जाते थे और उनकी जीरोक्स निकलती थी और आप कहीं जा भी नहीं सकते थे। बिकॉज मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था, मैं साल भर घर नहीं जा पाता था, बिकॉज जाऊंगा कैसे, लिखूंगा, भेजूंगा कैसे, क्योंकि हाथ से लिखना। प्लस आपका इंटरनेट थोड़ी है, मेल थोड़ी था, और फिजिकल एक्सेस होता था सब कुछ फिजिकल, आपको यही लिख के यही जीरोक्स करके सेट पे भेजना पड़ेगा। तो अब तो आपके पास इंटरनेट इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, इतनी रिसर्च हो गई है, और सब कुछ एक्सेस में, सारे प्रोडक्शन हाउस एक्सेस में है, सब कुछ एक्सेस में है, सबकी साइट है, तो बहुत कुछ है करने को। और अच्छे से आओ यार, बस अपने आप को परख के आओ थोड़ा कि भाई मेरे में अंदर वो कीड़ा है, तो आओ, बिल्कुल करो यार। एक बस एक और आखिरी सवाल कि बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट हैं जो राइटिंग के कोर्सेज जो है वो कराते हैं, आपको क्या लगता है कि वो बेनिफिट करते हैं, मतलब, या कितना काम आते हैं वो? क्योंकि अभी 6 महीने के, साल भर के, 2 साल के भी कोर्सेज जो है वो आ गए, क्योंकि आपके टाइम पे नहीं थे वो डेफिनेटली। हाँ, yes, नहीं। आपने खुद से जो है वो सारी चीज़ें सीखी, वो कितना बेनिफिट करते हैं? यार करते ही होंगे यार, देखो। अच्छा। किसी भी चीज़ का क्राफ्ट सीखना तो अच्छी बात है। ओके ओके। मतलब अगर आप, और अच्छी बात है कि आपको एक जगह मिल रही थी, आप सीख पा रहे हैं, वरना हमारी तरह ऐसे भटक के नहीं। थोड़ा आपकी जर्नी ये हो थोड़ा जाती आसान है। हो, थोड़ा अच्छा। मॉनेटरी थोड़ा सा जाएगा पैसा, लेकिन एटलीस्ट आपको एक थोड़ी दिशा तो दिखती है, बेसिक चीजें शायद आपको पता लग बेसिक जाती क्लियर हैं। हो गया। बाकी आपके अंदर है नहीं है वो, तो फिर कोई कितना भी सिखा। क्रिएटिव फील्ड में आप किसी को कुछ अंदर ठूस तो नहीं सकते। आप लाख ट्रेनिंग ले लो, अगर आपके अंदर बीज नहीं है तो पेड़ तो नहीं बनने वाला। बीज है तो फिर ये सब खाद है, पानी है, ये सब पूरी बाहर की वो सब चीजें हैं, पर बीज तो आपके अंदर होना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर है तो डेफिनेटली अच्छे के लिए है। तो ये आपको गॉड गिफ्टेड लगती है राइटिंग, या डेफिनेटली यार, मैं उस वाले में से हूँ कि मेरे को लगता है कि क्रिएटिव फील्ड में हर चीज पहले गॉड गिफ्टेड है। आप फिर टेक्निक बाद में सीख सकते हैं। टेक्निक तो बाद में आ जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता कि हंटर मार के सबको राइटर बना दिया या हंटर मार के सारों को एक्टर बना दिया। हाँ। आपके अंदर बीज तो होना पड़ेगा, वो भगवान देके भेजता है। मेरा इस पे बहुत फर्म बिलीफ है कि मैंने देखा है कि बहुत लोग बहुत सारा सीख के भी वो नहीं बन पाते जो किसी के अंदर गॉड गिफ्टेड है। बिना सीखे ही जो है वो, मतलब मेरे लिए आज दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन जो है वो कहीं किसी बड़े, ऐसा नहीं है कि किसी कहीं से बहुत ट्रेनिंग लेके आए थे, वो गॉड गिफ्टेड थे और गॉड गिफ्टेड ही है, तो उनका कोई मुकाबला नहीं था, वो भगवान ने देके भेजा। सीखने वाले भी बहुत बढ़िया है, पर गॉड गिफ्टेड है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं जो भगवान का बच्चा है तो भगवान का बच्चा है। ओके। एक्टिंग को मिस करते हैं? नहीं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्टिंग। अच्छा, अभी ओके। मैं अपने रोज वीडियोस बनाता हूँ, मैं करता अच्छा, हूँ। वो हाँ, ओके। मैं वो उसको और बढ़ाने वाला हूँ, तो वैसा है। और मिस मतलब एक्टिंग भी यार टीवी में बड़ी मेहनत का काम है। ओके। कि 14-16 घंटे आपको रहना है, तो बड़ा एक्टरों की भी बहुत हिम्मत है कि आजकल शूटिंग्स 3-3 घंटे दूर होती हैं, नायगांव और वहाँ, तो सुबह निकलना और पूरा 2 घंटे पहले, फिर कभी 12 कभी घंटे shift काम करना, फिर 2 घंटे फिर ट्रैफिक में वापस आना, फिर सुबह वापस जाना, और दिखना है उनको तो यार। तो उनका अलग तरह का प्रेशर है कि फेस पे भी नहीं आना चाहिए, और मूड कैसा भी हो आपको अच्छा करना है, और कोई भी, तो उनकी भी चैलेंजिंग है। तो थोड़ा सा टीवी करने से पहले मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ा सा फिर लगता है राइटिंग ही। तो फिर लगता है कि एक्टिंग अपने दायरे में जितना हम कर पाए, हाँ। कि जहाँ लिमिटेड हो, एक प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हो, रोज वाला थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मुझे नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच अरे धीरज सर। थैंक्स टू यू यार, सर वर बोल यार, मैं अच्छा खासा था, मेरे को ये सर बोल के लोगों ने बड़ा कर दिया। नहीं, आपका जो अनुभव रहा है ना काम अरे में, यार कुछ तो वो एक होता है ना कि पर्पसली नहीं, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो सर निकलता है। अरे यार तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद अपकमिंग राइटर्स को नहीं पता है। बहुत सारे लोगों को टेलीविज़न कैसे काम करता है, कितना हार्डवर्क करते हैं राइटर्स, वो भी जो है वो नहीं पता है।
तो ये डेफिनेटली आपके ज़रिए पता चलेगा। अरे यार, थैंक यू सर। अरे थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके।